गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी पढ़ाऊंगी। पहले अपन कवि परिचय जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभाव पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उनमें जो उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको पद्म भूषण से और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। ये लास्ट का पैराग्राफ देखें। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। आप अपनी बुक निकाल सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब है आपका कविता का परिचय। पहले अपन ने कवि परिचय पढ़ा, अब कविता का परिचय। कविता परिचय में, पाठ परिचय में, इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो कैदी और कोकिला के नाम से इन्होंने इस कविता को लिखा है। और यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए जो दुर्व्यवहार हैं, यानी बुरे बर्ताव हैं और यातनाएं उन्होंने जो झेली हैं, उनका मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। जेल के एकाकी एवं उदासी भरे वातावरण में रात्रि में जब कोयल अपने मन का दुख एवं असंतोष व्यक्त कर स्वाधीनता सेनानियों की मुक्ति का गीत सुनाती है तो लोगों में अंग्रेज़ों की अधीनता से मुक्त होने की भावना प्रबल बन जाती है। ऐसे में कवि कोयल को लक्ष्य कर अपनी भावना का प्रकाशन करता है। तो ये कविता जो है वो ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी मतलब अकेला है और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठती है। यानी कोयल जो है वो मधुर गीत गाने वाली जो पक्षी है वो भी आधी रात को चीख चीख कर कुछ कह रही है। इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो अब आगे देखते हैं। कैदी और कोकिला क्या गाती हो। कैदी, जो इसका अर्थ समझ लें, कैदी जो व्यक्ति जेल में बंद होता है उसको यहाँ पर कैदी कहा गया है। और कोकिला, स्वतंत्रता सेनानी सारे जेल में बंद थे उस समय की ये कविता है। और कोकिला एक पक्षी है, कोयल है, काले रंग की होती है और बहुत ही मधुर गीत गाती है। सावन में कुहू कुहू की आवाज़ इसकी बहुत ही प्यारी लगती है। लेकिन इस समय जो कोकिला है, कोयल है, वो स्वतंत्रता के गीत गा रही है, स्वाधीनता के गीत सुना रही है। इसीलिए क्रांतिकारी जो देशभक्त हैं उनको वह संदेश दे लाती है। इस तरह से ये कविता है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है,
शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली मन सकी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब देखो पहले अपन अर्थ समझ लेते हैं इसका। पहले तो रह जाती हो का मतलब चुप हो जाती हो। कोकिल माने कोयल। क्या गाती हो, क्या गा रही हो। तो इसका स्वाधीनता जो आंदोलन है उसमें सक्रिय भाग लेने से कवि को यहाँ पर कारागार यानी कि जेल में जाना पड़ा। और एक रात जब वहाँ पर उसको, जब वह चुपचाप बैठा हुआ था उस समय, उदासीन सा एकाकी सा, उस समय उसको कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ी। तब वह कोयल को संबोधित करते हुए ये कविता लिख रहा है कि वह कहता है, तुम रात में क्यों गाती हो। क्या गाती हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब तुम रात में क्या गा रही हो। तुम फिर रह कर अर्थात कुछ क्षणों के बाद क्यों रह जाती हो, क्यों चुप हो जाती हो। बोलती हो फिर चुप हो जाती हो, बोलती हो फिर चुप हो जाती हो, अर्थात कुछ क्षणों के बाद तुम चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब फिर वो प्रश्न पूछ रहा है कोयल से कि हे कोयल बोलो, क्या लाती हो, क्या ला रही हो तुम, क्या लाई हो तुम। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, क्या तुम किसी क्रांतिकारी देशभक्त का संदेशा लाई हो। तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसी चीज़ का संदेशा लाई हो। स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेश देती हो। हे कोयल तुम स्पष्टतया बोलो। कोकिल बोलो तो यानी कोयल बोलो तो। यहाँ पर जो कवि है वो स्वतंत्रता आंदोलन काल में कारागार में बंद जो कवि है वो कोठरी में कोयल की कूक सुनकर जिज्ञासा भाव से पूरित होकर उससे पूछने लगता है कि कोयल तुम कूक कर चुप हो जाती हो फिर कूकने लगती हो, इसके माध्यम से तुम किसका संदेश देना चाहती हो। यानी उस समय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले भारतीयों को कैद में डालकर अंग्रेज सरकार अत्याचार एवं दमन का व्यवहार करती थी, इसलिए कठोर यातना है ना उनको देती थी। इसीलिए क्या होता था, तो कोयल जो है वो दुखी होकर संवेदना रूप में गाने लगती है, अंग्रेजों के विरुद्ध चीखने लगती है। यहाँ पर इसका मतलब ये है। और इसीलिए कवि जो है वो कारागार में रहते हुए कोयल से प्रश्न करता है और वह पूछ रहा है अपनी कोठरी में बैठा हुआ कि तुम गीत गा रही हो, जो पुकार पुकार कर कुछ कह रही हो, संवेदना प्रकट कर रही हो, तुम किसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची मतलब बहुत ऊंची ऊंची, काली दीवारों के घेरे में जहाँ पर अंधेरा है, जेल है, चारों तरफ इतनी ऊंची ऊंची दीवार हैं कि कोई उधर का परे का दिखाई नहीं देता, यानी दीवार के उधर वाला कोई दिखाई नहीं देता। अंदर अंदर सब सारे कैदी बंद हैं। डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में डाकू हैं, भाई कोई लुटेरे जो होते हैं, चोर जो चोरी कर लेते हैं, बंटवारों जो लूटपाट कर लेते हैं, ज़बरदस्ती छुड़ा लेते हैं। लुटेरे और के डेरे में, डेरे में रहने के स्थान पर। अब यहाँ पर ये जेल जो है वो क्या है, लूटमारों का, डकैतों का, बंटवारों का, क्रांतिकारियों का रहने का स्थान है, डेरा है। ठीक है। तम माने अंधेरा, तम माने क्या है यहाँ पर, अंधेरा। तम का मतलब अंधेरा ही होता है। हिमकर चंद्रमा, और एक शब्द और आया यहाँ पर कालिमामयी, यानी कि अंधकार में व्याप्त। मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं इसके। और आली माने सखी। अब देखें कवि जो है वो अपने और जेल में बंद अन्य कैदियों के संबंध में कोयल से कहता है कि हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं। वस्तुतः यह स्थान तो उनका निवास है, किसका, जो डाकू हैं, चोर हैं और लुटेरे हैं, ऐसे अपराधियों का स्थान है। लेकिन अब क्रांतिकारी भी उसमें बंद पड़े हुए हैं। जेल में जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब जेल में क्या होता है, जेल में कोई भी व्यक्ति जो है जब बंद होता है तो जो सिपाही होते हैं उनको पूरी तरह भरपेट खाना नहीं देते और उनसे काम भी करवाते हैं, क्योंकि वो सजा याफ्ता होते हैं, यानी सजा के रूप में वहाँ पर बंद होते हैं। तो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जेल में पेट भर कर भोजन नहीं दिया जाता, जिससे हमें ना जीने देते, मतलब वो जी नहीं सकता इंसान को, भूख लगती है
उसके मन में वही चीज़ रहती है कि मैं स्वतंत्र होता तो कुछ खा लेता, कुछ पी लेता, इस तरह से, और नहीं मरने देते। और यदि वो बेचारा दुखी होकर मरने की कोशिश करे तो मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। इसीलिए जो कैदी हैं वहाँ पर वो तड़प तड़प कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। उनके जीवन पर अंग्रेज सरकार का अब कड़ा पहरा, मतलब बहुत अधिक पहरा है। वो कुछ भी, जैसे सांस भी लेते हैं तो उन पर उनकी ध्यान होता है सरकार का, यानी सिपाहियों का। अंग्रेज शासन का प्रभाव गहरे अंधकार के समान है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। शासन कैसा है अंग्रेजों का? जैसे कोई अंधेरा छा गया हो जिंदगी में हमारी में, तो अंधेरे रूप में शासन है उनका। या तम का प्रभाव गहरा है, बहुत अधिक अंधकार के समान है। ठीक है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा की भी अस्त हो गया। यानी इसको दुख को देखते देखते पूरी रात भी, जो चांदनी रात थी, वो बेचारा चंद्रमा भी देखते देखते अस्त होने को जा रहा है, निराश होकर जा रहा है काली रात में। और वो क्या कह रहा है? हिमकर निराश भी चला रात भी काली। और जब चंद्रमा भी चला जाता है तो रात एक काली रह जाती है, क्योंकि चंद्रमा के होने पर रोशनी होती है, और रोशनी भी चली जाए, यानी चंद्रमा भी रूठ कर चला जाए, तो कैसा हो जाता है? बहुत घुप अंधेरा, बहुत ज़्यादा काला अंधेरा हो जाता है। तो काली रात में हम जी रहे हैं। इस समय कालिमा बनी कालिमा मई जगी क्यों आली, मतलब कालिमा मई बनकर तू सखी क्यों जगी हुई है। यानी ऐसे में एक काली कोयल तुम क्यों जाग रही हो। यहाँ पर हिमकर निराश का मतलब यही है कि रात्रि का जब घना अंधेरा फैल जाता है और जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको अनेक कष्ट दिए जाते हैं, तो उन अत्याचारों को देखकर चंद्रमा भी निराश होकर चला जाता है और अस्त हो जाता है। इस प्रकार वहाँ का वातावरण जो है वो निराशामय हो जाता है। इसलिए कवि ऐसा कह रहा है कि हिमकर भी चला गया, चंद्रमा भी चला गया और रात काली बच गई। और ऐसे में कालिमामयी यानी अंधकार से व्याप्त अंधेरे के रूप में अरे सखी तू क्यों बोल रही है, क्यों हुक पड़ी, तू क्यों हुक पड़ी, यानी क्यों इतनी तेज चीख पड़ी। हुक पड़ी मतलब दर्द के स्वर में रो पड़ना। हुक पड़ी का मतलब यहाँ पर है दर्द के स्वर में रो पड़ना। तो यहाँ पर क्या मतलब आएगा? तू इस दर्द के रूप में क्यों रो पड़ी, यानी दर्द भरा दुख क्यों प्रकट कर रही है। वेदना बोझ बाली सी, तुम मधुर वैभव की रखवाली करती सी। इस अंधेरी रात में सारे संसार जब सो रहा है तो तुम भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में क्यों रो पड़ी। भारी वेदना बोझ मतलब भारी वेदना के बोझ से दर्द से भरी हुई स्वरों में क्यों रो पड़ी। कोकिल बोलो तो क्या लूटा तुम्हारा, ऐसा क्या लुट गया है, क्या तुमसे छीन लिया गया है। अगला है मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल का मतलब यहाँ पर मधुर, वैभव माने धन दौलत। तुम मधुर वैभव की रखवाली करती सी कुकी हो तो बताओ कि असल में उस खजाने से क्या लुट गया है। क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो। अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को चीख रही हो, क्या तुम पगला गई हो। कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी। कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो, कोयल बोलो, क्या तुमने दावानल, मतलब यहाँ पर है दावानल का मतलब जंगल में अपने आप फैलने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल। तो जंगल में फैलने वाली जो आग है उसको हम क्या बोलते हैं? दावानल। तो दावानल की तेज लपटें उठती हुई देखी हैं, यानी जंगल में आग लग गई है क्या, क्या उसकी लपटें तुमने देख ली हैं जो तुम इस तरह से चीख पड़ी हो, चिल्ला रही हो। हे कोयल, तुम अपने चीखने का कारण बताओ। ठीक है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, अब ये आपका, इसको देखें। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रक चूँ जीवन की तान,
गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। फिर यहाँ कवि कह रहा है कि तुम जंजीरों का गहना, यहाँ पर हथकड़ियाँ, जंजीर मतलब एक के कड़ी में एक कड़ी का डला हुआ होना, जो अपन गले में पहनते हैं, वैसी ही वो सोने की होती है। और वैसी ही सांकलों को, लोहे की मोटी मोटी जो सांकल होती हैं, उनको भी हम जंजीर ही कहते हैं। तो हथकड़ियाँ, जंजीर से यहाँ पर क्या मतलब है, हथकड़ियाँ जो कि कैदी के गले में, पैरों में, हाथों में बांधी गई हैं। तो वो कह रहा है कवि कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। क्या तुमने स्वतंत्रता आंदोलन में जो सक्रिय भाग लेने वाले क्रांतिकारी देशभक्त हैं, उनको अंग्रेज़ सरकार ने जो जेलों में डाल रखा है और फिर कठोर यातना के रूप में उनको जंजीरों से बांध रखा है, उन जंजीरों से जकड़े हुए, बेड़ियों से जकड़े हुए क्रांतिकारियों को तुम देख नहीं पा रही हो। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। ये हथकड़ियाँ क्या हैं, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक प्रकार का गहना है, जैसे कि महिलाएं गहना पहनती हैं उस तरह से। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान। अब कवि कह रहा है कि जो कोल्हू का चर्रक चूँ का मतलब कोल्हू के लोहे के भारी पहियों से चलने से उत्पन्न एक बैल होता है, दो बैल होते हैं और बैलों के गले में डालकर तेल निकाला जाता है और वो गोल 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 घूम रहा होता है। तो उसकी जो चर्रक चूँ 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 जो आवाज़ होती है, उसको चर्रक चूँ यहाँ पर बोला गया है। तो कोल्हू के बैल, तेल निकालने वाले बैल जो लगातार चलते रहते हैं, वैसे ही कोल्हू के बैल कौन है, यहाँ पर ब्रिटिश राज के जो कैदी हैं यानी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिए कहा गया है। हथकड़ियाँ क्यों, यानी हथकड़ियाँ नहीं, ये तो क्या है, ब्रिटिश राज के द्वारा दिया गया हमारे लिए गहना है। और कोल्हू का चर्रक चूँ, जो कोल्हू के पहियों के द्वारा जो निकाली हुई आवाज़ है, वो जीवन की हमारी तान है, यानी हम उसमें जीवन का एक गीत सुनाई देता है। क्योंकि अब हमारे पास और तो कोई साधन है नहीं अपने जीवन जीने के लिए, तो हम ये जो कोल्हू का जब बैल चलते हैं, जो आवाज़ आ रही है, उसी को हम जीवन की तान समझ लेते हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और हम क्या करते हैं, गिट्टियों को फोड़ फोड़ कर अपनी उंगलियों पर उन गानों को लिख रहे हैं। गान मतलब गीतों को लिख रहे हैं, यानी वो गीत जो हमारे हाथ हैं, वो उस चर्रक चूँ को सुन सुनकर, उसी को गीत मानकर, और हमारे हाथ जो है वो जल्दी जल्दी गिट्टियों को तोड़ने के लिए चलते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। हूँ मोट खींचता मतलब, मोट माने चरस या चमड़े का एक बड़ा थैला जिसमें कुएं से पानी निकाला जाता है। जुआ हल या गाड़ी खींचते समय बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली जो लकड़ी होती है ना, दोनों बैलों के ऊपर जो लगी जाती है, फिर बैल चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जुआ बोलते हैं। यानी जुआ जो है, जो बैलों के ऊपर है, वो हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और जो बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला जो लकड़ी है, वो लकड़ी हमारे कहाँ लगी हुई है, हमारे कंधों पर रखी हुई है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का हुआ, लेकिन फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। उसके ऊपर जो मैं चलाता हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि मैं जो है वो ब्रिटिश जो राज है, यानी अंग्रेज़ों का जो राज है, उसकी हेकड़ी को निकाल रहा हूँ, अकड़ को निकाल रहा हूँ। कुएं से जो पानी निकाल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस करता हूँ मैं कि मैं उनकी हेकड़ी को कम कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे मैं कहीं भी हार नहीं मान रहा हूँ। इस तरह वह अंग्रेज़ों की अकड़ को धीरे धीरे कम कर रहा है। इस तरह से एक जो क्रांतिकारी है वो ऐसा सोचता है, यानी कभी ऐसा सोचता है। दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली, हे कोयल तुम्हें पता है कि दिन में हम क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी जाती हैं। उस समय अंग्रेज़ों से किसी करुणा की आशा नहीं की जा सकती। इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा आधी रात में कूक कर, यानी चिल्ला चिल्ला कर आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, यानी उसके लिए करुणा बरसा रही हो, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तुम दिन में तो हमारे दुखों को देखकर कुछ कर नहीं सकती हो, इसलिए आधी रात को तुम मलहम लगाने के उद्देश्य से यहाँ पर आकर चीख रही हो।
हे कोयल, अगर यह बात नहीं है तो इस अर्धरात्रि के शांत समय में अंधकार को चीरती हुई क्यों करुण क्रंदन कर रही हो? हे कोयल, तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है? तुम इस तरह करुणामयी कूक के द्वारा हमारे हृदय में चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो? इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? कोकिल, बोलो तो। मतलब तुम शांत समय में, अब जब हम आराम कर रहे हैं उस समय जब तुम बोल रही हो, इसका मतलब अंधकार को चीरती हुई जो तुम्हारी आवाज़ है वो विद्रोह के बीज बो रही है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल, बोलो तो। यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तुम हमारे मन में ये जो बीज बो रही हो, संघर्ष की, स्वाधीनता संघर्ष के लिए गुपचुप तैयारी में संलग्न हो रही हो हमारे साथ में, तो कोयल बोलो तो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यानी कोयल जो है वो रात में करुणाकूक के द्वारा स्वाधीनता सेनानियों के हृदय में चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है, ऐसा लेखक यानी कवि जो है वो सोचता है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, तेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली है आली। अब देखो इसको भी देख लेते हैं। काली तू रजनी भी काली, अब कवि कह रहा है कि काली तू भी काली है, कोयल जो है वो काली है यानी, और रजनी मतलब रात भी काली है। और फिर क्या कह रहा है वो, शासन की करनी भी काली। शासन कौन है? अंग्रेजों का जो शासन है उसकी करनी यानी करतूतें भी काली हैं। करनी मतलब करतूतें, कार्य उनके वो भी काली हैं। फिर वो क्या कह रहा है, काली लहर कल्पना काली। अब इस समय में ये काली लहर चल रही है यानी काली रात्रि चल रही है, उस समय में एक ये जो तुम्हारी कल्पना है वो भी काली है। काली मेरी काल कोठरी काली, यानी मेरी जो काल कोठरी है यानी जिसमें मैं रहता हूँ उसमें चारों तरफ अंधकार है, इसलिए वो काल कोठरी है। यानी काली रहने का स्थान है, काल कोठरी है, काली कमरा है हमारा। तो कोठरी यानी गंभीर अपराधों के लिए बनी जेल की अंधेरी कोठरी, उसको काल कोठरी कहा गया है। टोपी काली, और उसके ऊपर फिर क्या है कि कवि जो है उसकी जो टोपी पहनी हुई है उसने वो भी काली है। और कमली काली यानी जो कंबल ओढ़ा हुआ है, जो अंग्रेजों ने उनको ओढ़ने के लिए दे रखा है कमली यानी कंबल, वो भी काला है। मेरी लोहो श्रृंखला काली, और जो मेरे हथकड़ियाँ लगी हुई हैं वो भी काली हैं यानी लोहे की हैं तो काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरे की हुंकृति यानी हुंकार, जो पहरे पर जो सिपाही पहरा दे रहे हैं उनकी हुंकृति भी काली यानी सरपणी के समान लग रही है, यानी बहुत ही ब्याली, हुंकृति की ब्याली मतलब सरपणी के समान काली लग रही, जैसे फुफकार मारता ना एक काला नाग, उस टाइप में वो भी हमें फुफकार देती हुई लगती है। श्यापिन की फुफकार जैसी उनकी पहरेदार की जो हुंकार है वो हमें लगती है। तिस पर है गाली ए आली, और उस पर उनके बीच बीच में जो वो गालियाँ देते हैं, अंग्रेज के सिपाही जो गालियाँ देते हैं, तिस पर है गाली ए आली, और से सकी उस पर वो जो गालियाँ देते हैं वो सब भी हमें कालनुमा प्रतीत हो रहे हैं। यानी रात्रि में कारागार के समीप ये जो घूम फिर कर जो ओत एक संचार कर रही है, हे कोयल तुम कुछ स्पष्ट कहो। तो अब देखो इसमें कवि यहाँ पर कह रहा है कि हे कोयल, अब आगे देखो, इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट सागर पर इस समय अपार संकट सामने खड़ा है। मरने की मदमाती, इस मुश्किल की घड़ी में तुम मरने को उद्यत क्यों दिखाई देती हो? मदमाती मतलब यहाँ पर मस्ती से भरी हुई हो, यानी मरने के लिए भी एक उत्सुकता, यानी तुम मरने के ही को उद्यत हो यानी उत्सुकता है तुम्हारे अंदर में। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, तुम यहाँ पर हम क्रांतिकारियों की मस्ती से भरे जो गीत हैं, जो गीतों को सुनाती हो, तुम भी तो मस्ती से भरी हुई दिखाई दे रही हो। तुम चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पास आकर गा रही हो? रात्रि में कारागार के समीप क्यों घूम फिरकर ओज तेज का संचार कर रही हो? कोयल बोलो तो, यानी तुम कुछ स्पष्ट कहो, कुछ तो बोलो। चमकीले गीतों का मतलब यहाँ पर ये है, क्या प्राय चमकीले गीतों से कि जो परतंत्र भारत में सर्वत्र यानी सभी जगह निराशा रूपी अंधकार व्याप्त है, यानी पूरे भारत में इस समय, क्योंकि परतंत्र का मतलब क्या है?
दूसरों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन। इस जो भारत में उस समय निराशा रूपी अंधकार फैला हुआ है। प्रत्येक वस्तु काली है और काली करतूतों के कारण अन्याय, अत्याचार, दमन एवं उत्पीड़न से भारतीयों को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। यानी अंग्रेजों की वजह से हमको हर तरह से कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। संकटों का सागर भी काला दिखाई दे रहा है। इस तरह निराशा, कष्ट, वेदना एवं समय की विकटता आदि की व्यंजना करने के लिए काली शब्द का बार बार प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये तुझे मिली हरियाली डाली। अब अगला देखो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वहा, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी। अब कवि जो है वो इस समय बहुत दुखी है, परेशान है, और वो कोयल से के गीत जो वो गा रही है, जो हुंकार वो भर रही है कोयल, उसकी वजह से भी वो परेशान हो रहा है। तो अब वो कोयल उससे ईर्ष्या भी कर रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली, कि तेरा नसीब और भाग्य और मेरे नसीब और भाग्य, नसीब का मतलब भाग्य, यानी तेरे भाग्य और मेरे भाग्य का अंतर देख। क्या भाग्य का अंतर है कि तुझे हरियाली डाली मिली है, यानी तू स्वतंत्र है, और तुझे बैठने के लिए पेड़ों की डालियाँ मिली हैं, यानी हरियाली डालियों पर तू नभ में तू मतलब इधर से उधर फुदक सकती है, जबकि मैं कहाँ पड़ा हूँ, काल कोठरी में पड़ा हूँ। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे जो नसीब मतलब भाग्य में मेरे में क्या है, एक काली कोठरी है जिसमें मैं पड़ा हुआ हूँ। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आकाश में, नभ भर मतलब पूरे आकाश में विचरती फिरती है, घूमती फिरती है, संचार करती फिरती है, और मेरा 10 फुट का संसार, मेरी 10 फुट की एक कोठरी है, 10 बाई 10 की। तेरे गीत कहाँ में वाह, जब तू गाती है तो सभी प्रशंसा करते हैं, तेरी प्रशंसात्मक रूप में तेरी वाह वाह होती है। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मुझे यहाँ पर बैठकर रोना भी गुनाह है, यानी मैं यदि यहाँ रोने भी लग जाऊँ तो अपराध माना जाएगा और सिपाही जो है मुझको डांटेंगे। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी विषमता यानी विषमता का मतलब यहाँ पर है असमानता। देख हम दोनों की असमानता, तेरी और मेरी जो विषमता हैं वो एक जैसी नहीं है, यानी असमानता हैं। तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूँ। तू खुले आकाश में घूम रही है, मैं बंधा हुआ हूँ। मैं कुछ सोचता हूँ तो मेरे ऊपर पहरा है, जबकि तू कुछ सोचती है तो तू स्वतंत्र है। तो इस तरह से हम दोनों में बहुत अधिक असमानता है। ठीक है, बजा रही थी इस पर रणभेरी, और इस पर तू युद्ध का नगाड़ा बजा रही है, यानी बहुत अधिक हुंकार भर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर हुंकृति माने गर्जना, कृति माने रचना। मोहन, मोहन कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी को यहाँ पर कहा गया है। आसव तरल पदार्थ, रस मंद, मदिरा मतलब आसव यानी जो मदिरा होती है पेय पदार्थ, उसको कहा गया है। अपनी तुलना कोयल से करता हुआ कवि क्या कह रहा है कि हे कोयल, तुझे तो रहने और बैठने के लिए क्या मिला हुआ है, हरी भरी टहनी मिली है, अभी मैंने समझाया आपको, पर मेरे भाग में जेल की काल कोठरी है। तू असीम आकाश में घूमती फिरती है, परंतु मेरी दुनिया 10 फुट के कमरे में अर्थात जेल की छोटी सी कोठरी में ही सिमट गई है। तेरे मधुर गीत को सुनकर लोग प्रशंसा में वाह वाह कहते हैं, और मेरे लिए तो रोना भी अपराध और पाप है। हम दोनों में इतनी विषमताएं हैं, ये देखकर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, यानी ये देखकर भी तुम क्या कर रही हो, रणभेरी बजा रही हो, यानी युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही हो। यह आश्चर्यजनक है, यानी ये आश्चर्य की बात है। तो अब आगे कवि क्या कह रहा है, हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ, इस हुंकृति पर अपनी कृति से यानी अपनी रचनाओं से, अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ, यानी मैं तुम्हारे बारे में और क्या लिख सकता हूँ। कोयल तुम मुझे बताओ। मोहनदास, अब यहाँ पर क्या है, मोहन के व्रत पर। अब मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ देश में स्वतंत्रता का एक बिगुल बजाया था, तो इसलिए उन्होंने मोहनदास जी का भी यहाँ पर नाम लिया है कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए
जो दृढ़ संकल्प लिया उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। यानी मैं अपने प्राण रूपी मदिरा, यानी मदिरा से क्या होता है, आदमी में एक अलग ही प्रकार की चेतना सी जागृत हो जाती है। और तो इसलिए वो कह रहा है कि अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसे दे दूँ। हे कोयल, तुम कुछ तो बताओ और कुछ इस विषय में बोलो। प्राणों का आसव कभी जेल की जिस काल कोठरी में रह रहा है उसका क्षेत्रफल एकदम कम है। वह सिर्फ 10 फुट लंबी और चौड़ी है, यानी 10 फुट ही लंबाई है और 10 फुट ही चौड़ाई है। और कभी को उसी में सिमट कर रहना पड़ता है। मेरा 10 फुट का संसार, इस तरह से कभी कह रहा है यहाँ पर। तो इसका आशय ये है कि मोहन के व्रत में प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो। अपनी प्राण शक्ति देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सभी क्रांतिकारियों, स्वाधीनता सेनानियों तथा देशवासियों में जो प्रखर भावना प्रसार हो रही थी, तो उसमें प्राण शक्ति का संचार हो रहा था तथा प्राणों के उत्सर्ग की प्रबल भावना बनी रहे। ऐसा मैं क्या कर दूं। कोयल बोलो, यानी मैं अपनी रचनाओं के द्वारा इस भारत देश में किस किस में हुंकृति भर दूं, ये तुम बोलो। यानी मैं अपनी रचनाओं के द्वारा और क्या क्या करूं। यहाँ पर कवि कह रहा है कि कोयल कुछ तो बोल। इस तरह ये आपका पाठ पूरा हुआ, कवि और कोयल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।